बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर सत्ती। प्रोग्राम आज के अखबार में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के अखबार में हमारा सिलसिला होता है दिन भर की अहम खबरों को उठाते हैं, दिन भर की अहम सुर्खियाँ जो हैं उनको उठाते हैं और उनके ऊपर जो डिटेल वो पेश करते हैं और अपना तज़िया जो आवाम का रद्दअमल है बतौर आवाम आपके सामने पेश करते हैं। आज के अखबार की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बड़ी ख़बर है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी ख़बर है और लिखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, डॉलर की तारीख़ी उड़ान, डॉलर ने तारीख़ी उड़ान भर दी है और स्टॉक मार्केट में रुपया बदतरीन ज़वाल का शिकार। 2100 पॉइंट्स की कमी, खरबों रुपये डूब गए, डॉलर महंगा तरीन हो गया और कर्ज़ों में 2300 अरब रुपये का इजाफा हो गया। सोना गैर मुल्क में तो सस्ता है लेकिन अपने मुल्क में महंगा, ये क्या लॉजिक हुई है, इससे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो 3 से साढ़े 3 साल उसको तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए हुए हो गए हैं और जैसे ही हुकूमत में आई है और एक नई तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को किस तरह से लेकर चल रही है, पाकिस्तान को किस तरह से लेकर चल रही है ये एक अलग बहस है, लेकिन वो एक अवाम को किस तरह से लेकर चल रही है इसके ऊपर भी जिस तरह अवाम को कैसे लेकर चल रही है ये सब जानते हैं कि अवाम को पुरानी हुकूमतों के तर्ज अमल पर ही लेकर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से लेकर चल रही है वो हुकूमत का नुमाइंदा ही बेहतर बता सकता है। और वो आपने सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर देखा होगा, वो हमेशा उनका पॉजिटिव फेस ही दिखाते रहते हैं। जैसा कि आज की खबर है कि स्टॉक मार्केट में एक मंदी का शिकार हुआ है और स्टॉक मार्केट में बदतरीन जो है ना एक हादसा हुआ है, हादसा ही कह सकते हैं कि डॉलर की बदतरीन, सबसे बदतरीन भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि सबसे महंगा हो गया। बहुत बड़ी उड़ान भरी है डॉलर ने। क्या वजह है, हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है डॉलर को कंट्रोल करने में, हुकूमत क्यों अपने स्टॉक मार्केट को मेंटेन नहीं कर पा रही। आज तो ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश होते होते बच गई है। ये पाकिस्तानी तारीख में ऐसा हुआ पहली दफ़ा और पाकिस्तानियों के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होने से बच गई है। ये भी अल्लाह ताला का खुसूसी करम हुआ पाकिस्तान के ऊपर, वरना पाकिस्तान का अमला या पाकिस्तान के को चलाने वाले लोग, मैं नहीं समझता स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है और क्यों दिन ब दिन स्टॉक मार्केट गिरती ही जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जिक्र करेंगे डॉलर का कि डॉलर्स जैसे ही हुकूमत तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है डॉलर उड़ ही रहा है, वापस तो उसने बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉलर हमेशा आगे ज़्यादा जा रहा है और रुपया नीचे ही गिरता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है, तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में नहीं थी, हुकूमत के आने से कबल उसने बड़े बड़े दावे किए थे, बहुत बड़े दावे किए थे और उन दावों में अवाम उनके दावों में बहकावे में आ गए थे और अवाम ने उन दावों के बिना के ऊपर तहरीक इंसाफ को वोट दिया, तहरीक इंसाफ को सराहा, तहरीक इंसाफ के उन डायलॉग के ऊपर यकीन किया, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया इस चीज़ के ऊपर कि जो दावे वो कर रही हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, उससे पहले हुकूमतों ने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। अवाम को शऊर दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने, इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया। अवाम को क्या शऊर दिया कि हुकूमत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे हुकूमत करप्शन कर सकती है, किस तरीके करप्शन क्या होता है ये भी नहीं पता था आम आवाम को, गरीब आदमी को ये भी नहीं पता था करप्शन होता क्या है, हुकूमत अपना जेब कैसे भर दे ये भी नहीं पता। यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब वो कैंपेन में थी तब उन्होंने बताया था, लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं। हुकूमत अब आवाम क्यों इतना उछल रही है कि महंगाई है, फलां है, ये है, उसकी वजह यह है क्योंकि हुकूमत ने पहले बताया है। अब हुकूमत वही कुछ कर रही है जो उसने बताया था। उसने कहा था मैं कभी डॉलर महंगा नहीं होने दूंगा, मैं डॉलर को मजबूत तरीके से पकड़ के रखूँगा और मेरे पास टीम है, मेरे पास ऐसे माहिर हैं जो डॉलर्स को कंट्रोल करेंगे, जो माइशत को बढ़ाएंगे। वो माहिर अब कहाँ हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि माहिर कहाँ गए। आपके जो परफॉर्म करने वाले लोग थे वो कहाँ छुपे हुए हैं। जिन लोगों का आपने नाम लिया था वही लोग आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत तो चल रही है लेकिन आवाम जो है वो नहीं चल रही। आवाम का सब्र जो है दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के आने से कबल ये कह दिया था कि हम डॉलर्स को मेंटेन रखेंगे, हम तेल की कीमतों को, हम जो बेसिक चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश हो गई हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें उनको हम मेंटेन रखेंगे, उनको काबू में रखेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के आने के बाद फ़ौरन से चीज़ें बिल्कुल उल्ट होना शुरू हो गई हैं।
अगर यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा हो, आपने टॉक शोज़ के ऊपर देखा होगा, आपने टीवी शोज़ के ऊपर देखा होगा, आपने अखबार के ऊपर पढ़े होंगे, ये सवालात हुकूमती नुमाइंदों से भी किए जाते हैं। और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनके ऊपर क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, क्या राय देते हैं, क्या लॉजिक्स देते हैं, वो आप भी जानते होंगे। वो यही लॉजिक देते हैं कि पाकिस्तान के में कोरोना आया है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तबाहकारी में चली गई है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई है, डॉलर महंगा हुआ है, पूरी दुनिया में महंगा है, ये है वो है, जितनी भी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं आलमी बरादरी के साथ, पाकिस्तानी अवाम को। फिर उन्होंने कहा था कि हम जो निचले लेवल के लोग होंगे, जो अवाम होंगे, जो गरीब तबका लोग है, जो गरीब तबका लोग है उसको फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पर ये देखा जा रहा है और ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक छोटी सी चीज़ है, माचिस जो चीज़ है, माचिस डिबिया थी वो 1 से 2 रुपये की थी, अब वो भी 5 रुपये की है। यहाँ से आप उठाएं कि क्या गरीब आदमी एक माचिस ख़रीदता है, जो गरीब आदमी जो ख़रीदता है माचिस, क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? या एक बंदा जो लाखपति है, जिसकी माहाना आमदनी करोड़ों में है, अरबों में है, लाखों में है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो बेचारा दिन की दिहाड़ी में 100, 200, 500 की दिहाड़ी लगाता है, वो तो 5-5 रुपये गिन कर गुजारा करेगा। वो आप अंदाज़ा लगाएं कि माचिस की डिबिया 5 रुपये की हो गई है, जो सबसे कम रेट पर हमें जो अभी तक जो मेरे जहन में आ रहा है। आप छोटी चीज़ें उठा लें, जितनी मर्ज़ी उठा लें, चीनी कहाँ पहुँची हुई है, आप देखें कि कहाँ पहुँचे हुआ है, आपके तेल कहाँ पहुँचे हुए हैं, घी, हर चीज़ आवाम की से बाहर है। फिर अभी मैं एक और ख़बर पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, और वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे थे कि हमारी हुकूमत गरीबों के लिए है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि गरीब कौन सी गरीब हैं जिनके लिए आपकी हुकूमत है, या तो फिर आपकी हुकूमत वो चंद लोग जो चुने हुए हैं आपके वज़रा, शायद आपने उनको वज़ीर कहा होगा, या शायद आपने वो चंद लोग हैं जिनको आप पाल पोस रहे हैं, वही 4 जो 5 लोग हैं, अगर उनके लिए आप उनको गरीब कहते हैं तो आपकी बात बिल्कुल बचा है, आपकी हुकूमत गरीबों के लिए है। लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब बेचारे लोग हैं उनके लिए आपकी हुकूमत नहीं है, आपकी हुकूमत उनको रिलीफ़ नहीं कर पा रही। अगर आप आलमी इदारे और आलमी तरीक़ाकार से और आलमी माहौल के ऊपर अगर आप असरअंदाज हो रहे हैं, कोरोना हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, जो भी है जिसका आप दबाओ, लेकिन कम से कम आप गरीब आवाम को इतना ना नोचें कि वो बेचारे ना रहने पर और ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाएं। आपने देखा होगा कि आए दिन कहाँ आपने ख़बरों में देखा होगा, कहाँ से लोग, एक बंदा आपने ख़बरों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर इस तरह की स्टोरीज़ हम ज़्यादा देखते होंगे कि फ़लाँ बंदे ने अपने बच्चों के समेत नहर में स्नान लगा दी, फ़लाँ ने आग लगा दी अपने आप को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि गरीब आवाम अपने उससे रहने से मजबूर हो गया, वो उसका सब्र ख़त्म हो गया है, वो बेचारा क्या करे। क्योंकि ये सब जितना भी ये सारा जो मलबा पड़ रहा है, ऑब्वियसली इसके पीछे हुकूमत का याद है। हुकूमत को चाहिए कि अपने अवाम को रिलीफ दें, अपने लोगों को फ़ंड दें, अपने लोगों को का एहसास करें। कुछ अर्सा कबल एक ख़बर में पढ़ रहा था कि जिसके ऊपर था कि कराची में साफ़ी बरादरी का एक कारकुन था, उसने अपने रक्शे को जला डाला और ख़ुद को भी अपने आप को कत्ल कर दिया और ख़ुदकशी कर दी उसने। वही उसका ये किस्सा था कि वो जैसे ही अभी पिछले दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, पूरी दुनिया में इंक्रीज़ हुई, जो भी है जैसे भी हुकूमत ने कहा ठीक हो गया, उसके बाद पेट्रोल बंद हो गया। और पेट्रोल बंद होने के बाद साफ़ी था और एक बेचारा, उन्होंने सहाफ़त का काम किया, रिपोर्टर किसी ये शहर में था, लेकिन उस रिपोर्टर का वहाँ पर भी उनका घर का गुजर बसर नहीं उठता। फिर उसने रक्शा लिया, उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट पर कुछ कर्जा लेकर कहीं से कुछ किस्तों का पे उसने रक्शा लिया, लेकिन वहाँ पर उसका पेट्रोल ही नहीं पूरा हो रहा था बेचारा। वो बेचारा क्या करते, अब उसने हाथ ऊपर कर लिए, आखिरी हाल उसके पास ख़ुदकशी थी और वो ख़ुदकशी कर बैठा है। और इसके पीछे क्या रीज़न है? ये हुकूमत को इन छोटे छोटे किस्से होते जो छोटे छोटे वाक़यात जो होते हैं, जो गाँव में होते हैं, कहीं दूर दराज में इलाकों में होते हैं, ये जो वाक़यात हैं, ये हुकूमत को चाहिए कि इन वाक़यात के ऊपर नज़रसानी करे, इन वाक़यात से सब सीखे और अपने आप को आम आवाम समझ कर बर्दाश्त करे कि ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें, जो इश्याए खुर्दनोश हैं उसके ऊपर भी हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, वो आपे से बाहर होती जा रही हैं, आम आवाम से बिल्कुल उसकी गुंजाइश से बाहर होती जा रही हैं। घी की कीमतें कहाँ पहुँची हैं, डीज़ल, पेट्रोल, आल, जो भी चीज़ें हैं जो इश्याए खुर्दनोश के पे आती हैं, जो डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी पे मामूल में आती हैं, वो भी इंसान की पहुंच से दूर। मैंने आपको मिसाल दी माचिस की, वो भी एक गरीब आदमी जो था उसके पहुंच से दूर होती जा रही है। तो अंदाज़ा लगाएं बाकी चीज़ों का
क्या हाल होगा आप सब जानते होंगे। तो ख़बर ये थी कि आलमी मंडी में आलमी मंडी के मुकाबले में स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी हुई, डॉलर की तारीख उड़ान, और इंडेक्स में रिकॉर्ड 2134 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के लिए 3.32 करोड़ रुपये डूब गए। सरमायाकारों को बहुत बड़ा धचका लगा इन चीज़ के ऊपर। यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं कि कहाँ गए वो आपके माहिरीन, कहाँ गए वो आपके माहिर माइशत, कहाँ गए वो आपके लोग जो कहते थे कि हम इन चीज़ों में माहिर हैं, ऐसा हो गया तो हम ये कर लेंगे, दुनिया में ये चीज़ें आ गई तो हम ये कर लेंगे। अगर आपने दुनिया के साथ ही चलना है कि मतलब कि आपने जो आलमी वबा है, जो आलमी दुनिया में वबा फैल रही है, उसके अंदर एक तीसरे मुल्क में उसके अंदर ये इफेक्ट पड़ रहा है और आप पाकिस्तान को भी उसी के अंदर लेके आ रहे हो, तो इसका सरासर ये कोई इंसाफ नहीं है। तो आप अगर आपको अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, और वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी महंगाई है, वहाँ पे फलां है, ये है सऊदीया में, लेकिन आप अपनी आवाम को भी तो देखें कि आपकी आवाम किस तरह से गुजर रही है। आप अपनी आवाम को वहाँ से क्यों नहीं कंपेयर करते हैं? आप ये भी कंपेयर करें कि वहाँ पर जो फैसिलिटेट हो रहे हैं, हुकूमत कर रही है आवाम को, वो उस लिहाज से वो बेहतर है, वो बर्दाश्त के काबिल हो सकते हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं महंगाई, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा पहला ही हम ये जो गरीब आवाम ने आपको वोट दी है, इसका वजह, इसकी रीज़न यही है कि आप आवाम को रिलीफ दें, आप आवाम को फैसिलिटेट करें और चीज़ों को देखें जो आवाम की ज़रूरत के इस्तेमाल में होती हैं, उन चीज़ों को नज़रसानी करें। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्ट हो रहा है। कुछ काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आप जो बातें कर रहे थे, जो आपकी टीम थी, कहाँ गई वो आपकी टीम, कहाँ गई वो आपके माहिर लोग जिनके ऊपर आपको इतना गुमान था, जिनके ऊपर आप इतना कॉन्फिडेंट थे और आप कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, पेट्रोल कभी यहाँ से ऊपर नहीं होगा, मैंने ये महंगाई करके ही पैसा बनाना है, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप महंगाई भी कर रहे हैं, पैसा भी नहीं बना रहे, तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? आवाम को आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक आम शहरी होने के नाते मैं भी आपसे यही सवाल करता हूँ कि आखिरकार अगर आपने महंगाई तो हो रही है, पैसे कहाँ जा रहे हैं और महंगाई कब तक होगी? कोरोना कब तक है, कब तक नहीं है, हमें इससे नहीं है। अब कोरोना को महंगाई से जोड़ रहे हैं आप लोग, तो कम से कम जो थोड़ा बहुत तो लिहाज करें। जो आम आवाम है, आम लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, उनका लिहाज करें। ये तो यहाँ पर तो डॉलर की बात होती है, डॉलर की दूर की बात, आम आवाम को डॉलर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसको नहीं देखना होता कि डॉलर कहाँ जा रहा है, कहाँ चल। उस बेचारे को 3 टाइम का खाना चाहिए होता है, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, उसको बेसिक ज़रूरियात चाहिए होती हैं। अगर आप उसको दे रहे हो आम आवाम को, गरीब आदमी को, तो वो आपसे खुश है। वो उसको ये चीज़ नहीं नज़र आएगी। वो आपको पाकिस्तान में देखें कितने % पढ़े लिखे और कितने % जो हैं वो क्या 100% पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे 90+ हैं, नहीं है, कम है। ऑब्वियसली 50 से भी कम है पढ़े लिखे लोग, और 50% की बात कर रहा हूँ, उससे भी कम लोग हैं पढ़े लिखे। और जो लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है। जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, मिडिल क्लास में काफ़ी। अब इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा दचका लगा है वो मिडिल क्लास के लोगों को लगा है। गरीब तो बेचारा पहले से ही गरीब था, और मिडिल क्लास जो था वो अब गरीब हो गया। अब वो स्टेज पर चला गया जहाँ पर वो गरीब था। गरीब तो बेचारा पहले से ही गरीब था, उसको 2 वक्त की रोटी थी, अब 2 में से वो 1 पर भी गुजारा कर लेता है अब। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे वो बेचारे 3 में से 2 पे आ गए हैं। 3 वक्त की रोटी में से 2 वक्त के खाने पर वो बेचारे अपने आप को ले आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में आए तो उसका एक एजेंडा करप्शन का ख़ात्मा भी था। करप्शन और बड़ा अच्छा उसका मोटिव था, बड़ा अच्छी चीज़ हाईलाइट की है पाकिस्तान तारीख के अंदर करप्शन को। और करप्शन के बिना के ऊपर, करप्शन के नारे को, मतलब करप्शन का नारा ये था करप्शन ख़त्म करेंगे, इस नारे के बिना के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसने फौरी फ़ैसला किया कि वो अब करप्शन वालों को डील करे, करप्शन वालों से बातचीत करे, करप्शन जिन्होंने की है उनको हाईलाइट करे। उस वक्त उन्होंने जो सबसे पहले पलड़ा खोला और सबसे पहले जो हिसाब किताब का मामला था वो शुरू किया हुकूमत। और उस वक्त के जो नैब है उसके साथ मिलजुल कर, अदालतों के साथ मिलजुल कर सबसे पहले शुरुआत की है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की फैमिली से। नवाज़ शरीफ, फिर उसके बाद
दीगर जो रहनुमा थे, फिर दीगर कुछ जजेस के नाम भी आए, दीगर बहुत से लोगों के भी नाम आए। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के भी नाम है जिनके ऊपर करप्शन की बात की गई, जिसमें जहांगीर तरीन का नाम आया, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन का नाम आया। अब केसेस तो डेली होते हैं करप्शन के, फ़लाँ ने फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, फ़लाँ ने करप्शन, लेकिन आज तक कोई करप्शन जो 100% किसी की करप्शन साबित नहीं हुई होगी तो सिर्फ चंद 1 से 2% हुई होगी। बाकी जो 90% या 95% है वो कहाँ गई है, वो क्यों नहीं साबित हो रही है? क्या पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर हैं कि करप्शन को साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है? अभी तक करप्शन क्यों नहीं साबित हो सकी? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एजेंडा था कि करप्शन को ख़त्म करना है, करप्शन से पाक पाकिस्तान को लेके आना है, और पाकिस्तान की तरक्की तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान इन करप्शन के मामलात, उन करप्शन जैसी चीज़ों से पाक हो जाएगा। अब करप्शन का पहले जो था, इससे पहले जो करप्शन का जो वर्ड था वो कम सुनने को मिलता था पाकिस्तानी अवाम को, और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये चीज़ बहुत कम सुनने को मिली। करप्शन क्या होती है? करप्शन का जो आइडिया था वो इसका अगर मैं टारगेट दूँ, अगर इसका मैं क्रेडिट दूँ, और इसका मैं अगर इसका बिल्कुल इमरान खान साहब को जाता है, और उन्होंने करप्शन को बेनकाब किया, करप्शन के लफ्ज़ को उजागर किया आवाम के अंदर में, और करप्शन को देखा कि करप्शन है क्या, लोगों को बताया कि करप्शन है क्या। उसके बाद जो नौजवान हैं उन्होंने भी रिसर्च की करप्शन क्या है, तो उन्होंने देखा करप्शन तो ये होती है। करप्शन वर्ड के बारे में जानते थे, लेकिन जो हुकूमती सतह की करप्शन होती है इतना कभी हाईलाइट नहीं हुआ। करप्शन इतना तो पता है कि करप्शन लफ्ज़ी मतलब तो सबको पता था, लेकिन करप्शन की जो तारीफ़, जो डिटेल, जो वजाहतें, जो मिसालें तहरीक इंसाफ ने बयान की वो काबिल दीद हैं, इसके ऊपर बिल्कुल दोहराई नहीं हो सकती। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी नारे के ऊपर चल रहा है, करप्शन से पाक। 3-3.5 साल गुजर गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक करप्शन से मुल्क को पाक नहीं किया। इसकी क्या वजह है और क्यों नहीं पाक हो सकी? जब निज़ाम ऐसा क्यों नहीं ले गया जिसके ऊपर करप्शन की ख़त्म हो सके? करप्शन अभी भी होती है, आए दिन आपने देखा होगा फ़लाँ के ऊपर करप्शन का केस है, फ़लाँ ने फ़लाँ से करप्शन कर ली। जहाँ पर हुकूमती इदारों के ऊपर भी करप्शन का के बहुत सारे इल्ज़ामात के ऊपर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो लोग हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इक़दाम किए हैं? यहाँ पर है कि करप्ट लोगों से निपटा जाएगा। कैसे निपटा जाएगा? बस उनके ऊपर आप एक FIR या उनके ऊपर मुकदमा करके अदालत के अंदर पेश कर दें, भाई ये हो गई आप ये करप्ट हो गए। वो एज इट इज़ वो हुकूमत में रहेगा, वो अपना काम करेगा, वो करप्शन करता रहेगा, लेकिन बस अदालत में मीडिया में आ गया कि भाई फ़लान शख्स करप्शन के केस में इसकी अदालत में होगी हफ्ता और 10 दिन चलेगी, इस फ़लाने करप्शन की 2 पेशी होंगी, उसके बाद मीडिया भी हाईलाइट करना ख़त्म कर देगा, क्योंकि स्टोरी नहीं रहेगी, उसके ऊपर कुछ नई चीज़ नहीं मिलेगी। मीडिया कितना उसको हाईलाइट करेगा? जब तक कुछ नई चीज़ नहीं आएगी, रोज़ बरोज़ पेशियों को तो मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के बाद आने के बाद अभी तक उनकी हुकूमत में कितने लोग जो हैं वो उनकी करप्शन साबित हुई है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी की साबित हुई होगी। अगर जो मेरे ख्याल से, जो मेरे इल्म से बाहर है, तो शायद कोई 1% या 2% ही लोग होंगे जिनकी करप्शन साबित हुई होगी, लेकिन उनके भी 100% उनके ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं, अभी भी उनकी पेशियाँ चल रही हैं। खान साहब ने अपने हुकूमत के बाद अपने ही लोगों के ऊपर, उनके अपने लोगों के ऊपर केस आए हैं, और इसमें बड़ी ये भी काबिल-ए-दीद बात है कि उन्होंने अपने लोगों को भी करप्शन के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और करप्शन ना करने का उनको कहा भी है, और आइंदा से उनके खिलाफ सख्त इक़दाम भी किए हैं। इक़दाम तो किए हैं लेकिन अमल नहीं किया। अब उनको अमल कैसे होगा? सिर्फ जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए हैं हुकूमत में, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जहांगीर तरीन साहब के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा और करप्शन उनके ऊपर केस खुला और वो भी चलता रहा, फिर काफ़ी अर्सा चलता रहा, लेकिन उनके ऊपर भी कोई ख़ास नहीं हुआ। इसके अलावा बाकी जो उनके वज़राए थे, बड़े करीबी साथी थे वज़ीर-ए-आज़म के, उनके ऊपर भी चलता रहा, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट सामने नहीं आया। क्या वाकई हुई है, नहीं हुई है, ख़बरें तो हमें देखने को मिली हैं, लेकिन एक जो ख़ास सबूत होता है, जो ख़ास वज़ाहती बयान होता है, वो आज तक हमें देखने को नहीं मिला। खान साहब ने एक ही बात की होगी, अगर किसी से मसला हुआ होगा तो खान साहब ने ये किया होगा कि फ़लाँ के वज़ीर को फ़लाँ के ऊपर डाल दिया, फ़लाँ के वज़ीर को फ़लाँ के। वज़ारत को चेंज करना खान साहब बड़े अच्छे तरीके से और बड़े बखूबी जानते हैं, और कभी नहीं पता चल रहा होता कहाँ, कब और कैसे कौन से वज़ीर कहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर बड़ी हैरानकुन बात है कि एक पहले तो खान साहब और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि एक बंदा एक चीज़ के लिए माहिर है, अगर
फॉर एग्जांपल एक टीचर केमिस्ट्री का माहिर है तो वो केमिस्ट्री ही पढ़ाएगा, एक टीचर मैथ का माहिर है तो वो ऑब्वियसली मैथ ही पढ़ाएगा, एक बंदा उर्दू दान है तो वो उर्दू पढ़ाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उर्दू वाले टीचर को हम केमिस्ट्री दे दें और केमिस्ट्री वाले को उर्दू दें, मैथ वाले को हम माशरती उलूम दे दें, माशरती उलूम को हम कह दें आप बायोलॉजी पढ़ा दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज़ है उन्होंने पढ़ा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो माहिर होते हैं, वो पढ़ाने में माहिर रहते हैं। इस वजह से उनको एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है और स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो एक चीज़ में माहिर हो गया है और वो उस चीज़ के लिए माहिर है, अब वो उसी को वही ठेका है कि वो यही काम करेगा। एक टीचर उर्दू है वो तो उर्दू ही पढ़ाएगा, जो केमिस्ट्री वाला है वो केमिस्ट्री ही पढ़ाएगा, जो माशरती उलूम है वो माशरती पढ़ाएगा, जो मैथमेटिशियन है वो मैथ ही करवाएगा। ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब जैसे ही हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने आने से कबल तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने और तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा था कि हमारे लोग माहिर होंगे, अपना काम जानते होंगे, हर बंदा जो अपनी फील्ड से माहिर होगा वो उसको वही फील्ड सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब से हुकूमत आई है कितनी बार वज़ीर बदली हुए हैं, बड़ी बड़े लड़ाईबंदी हुई है, कहाँ इधर से उधर गया, वहाँ से इधर आया, ये वाला वज़ीर वहाँ, फलां वाला वज़ीर इधर, कभी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन होता है। अब एक बंदा वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चला गया, वज़ीर इत्तलात वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ गया, वज़ीर सेहत वाला वज़ीर कानून बन गया, वज़ीर कानून जो था वो हो सकता है वज़ीर खुराक बन जाए। कोई भी नहीं पता चलता किसी को क्या हो सकता है, कब कहाँ यहाँ पर क्या हो जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये किसी के वहम गुमान में नहीं होता कहाँ कब और कैसे चल रही होती है। ये जो शफलिंग हो रही होती है ये भी बड़ी एक सोचने की बात है, इसके ऊपर बड़ा गौर फिक्र किया जा सकता है। और शफलिंग क्यों होती है, क्या वो लोग सही काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे होते और तो फिर उनको रखते क्यों हैं। एक बंदा एक चीज़ में माहिर है, एक बंदा उर्दू के लिए रखा हुआ है और उसको उर्दू पढ़ाने ही नहीं आती, उसको उर्दू का अलिफ बे नहीं आती, तो उसको निकाल दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उर्दू वालों को ले कर आएँ और उर्दू उसको अलिफ बे तक नहीं आती और आप उसे कहीं नहीं आप उर्दू रहने दो, आप पाक स्टडी पढ़ा दो, आप माशरती उलूम पढ़ा दो। तो ज़ाहिर है माशरती उलूम वो कैसे पढ़ा, जब उसको उर्दू पढ़ने नहीं आती वो माशरती उलूम कैसा पढ़ाएगा। तो ये भी तो सोचने की बात है, यहाँ पर भी एक इदराक होना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए कि एक बंदा एक चीज़ नहीं चला सकता वो दूसरी कैसे चलाएगा। एक वज़ीर है वो अगर वो आपके दफ़ाई मामला सही नहीं चला सकता, वो खारजी कैसे चला सकता है। तो ये भी स्पेशलाइजेशन होती है ना एक बंदे का। अगर आप माहिर भी कहते हो या तो ये कहते हो कि एक बंदे चला सकता है, माहिर आपने पहले खुद कह दिया था कि हमारे लोग होंगे और हम प्रोफेशनल लोग लेके आएंगे जो चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, जो ये करेंगे वो करेंगे। वो लोग ही शफलिंग हो रही है, कोई कौन, अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कोई बंदा कौन सा वज़ीर किस चीज़ के लिए माहिर है। बोलने पे तो बोलने के लिए सब माहिर हैं, इसके लिए कोई शक नहीं है, कोई शक बात नहीं है, बहुत सब लेते हैं, लेकिन काम के हवाले से कोई पता नहीं। हो सकता है अगर आज वज़ीर इत्तलात एक बंदा है तो वो कल हो सकता है वज़ीर दाखिला बन जाए। इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब का एक्शन की कोई टाइम और कोई डेट नहीं होती, कोई पता नहीं होता कब ऐसा हो सकता है। तो बात चल रही थी कि हुकूमती करप्शन भी सामने लाएँ और हुकूमती करप्शन सामने तो आ जाएगी और उसके ऊपर एक्शन क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, क्या उसकी वजारत ही चेंज होगी या क्या उसका ओहदा ही चेंज होगा या उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। ये सवाल आपके लिए अवाम हमेशा सामने रखेगी। आगे बढ़ें और एक और ख़बर आ गई, एक और ख़बर है और वो भी महंगाई से मुताल्लिक़ है और ज़रा दिल को सहारा लीजिए और देखिए कि अगली ख़बर क्या होगी और वो किस नौयत की है। और यहाँ पर हेडलाइंस है कोई इस तरह से है, मिनी बजट तोसी के लिए लॉ डिवीज़न भिजवा दिया गया, 350 अरब रुपये की टैक्स छूट रियायतें ख़त्म, महंगाई का नया तूफ़ान आएगा। एक और महंगाई ने घंटी बजा दी, पहले से ही थोड़ी महंगाई है और महंगाई फिर से घंटी बजा रही है कि मैं मज़ीद आऊँगी, फिर आऊँगी, दोबारा आऊँगी, बार बार याद दिला रही है। महंगाई से आप वैसे मशवरा यही है कि आप दोस्ती कर लें तो अच्छा है। महंगाई बार बार आएगी और जब तक हो सकता है, जब तक 6 महीने रहेंगे पाकिस्तान तरीके से हुकूमत, अगले इलेक्शन के 6 महीने से तक 6 महीने रहने तक, मतलब 6 जो आखिरी 6 माह होंगे वहाँ तक महंगाई आएगी और मज़ीद इजाफ़ा होता रहेगा। अब ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला को फजल करम करे और अल्लाह ताला ही रहम करे कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर और पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर, जिसकी वजह से कोई ऐसा अमर हो जाए कि वैसे महंगाई का जो बम है ये फटना ख़त्म हो जाए, ये बम रुक जाए महंगाई का। तमाम एशिया पर सेल्स टैक्स 17% करने का फ़ैसला, बजट के फौरी नफाज के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। पहली ख़बर भी जो उसके मुतल्लक़ थी वो भी महंगाई के ऊपर चली गई थी और चूँकि महंगाई ही आलमी महंगाई का है तो बात ही महंगाई की होगी। ये खबर, अगली खबर भी महंगाई से मुतल्लिक़ ही है। नए टैक्स आ रहे हैं, नए टैक्स का नया
जो ट्रेंड शुरू हुआ है, नया इख्तियार शुरू हुकूमत की तरफ से और नया मिनी बजट पेश किया गया। मिनी बजट के नाम से एक सिर्फ होती जैसे मिनी बजट के नाम से पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें सस्ती होंगी। अगर पाकिस्तान में मिनी बजट कैसे होगा, मिनी बजट में ये होगा कि चीज़ों के हो सकता है जो चीनी थी वो चीनी अगर 110 रुपये की मिल रही है, 120 रुपये की मिल रही है, तो वो चीनी 100 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके साथ अब ऑब्वियसली चीनी के साथ पत्ती तो इस्तेमाल होगी। अब पत्ती का रेट चीनी इस्तेमाल होगी 120 रुपये में, पत्ती का रेट अगर किलो फॉर एग्जांपल मेरे अभी माइंड में नहीं है कि कितने उसका क्या रेट है। एक पैकेट है पत्ती का जो 20 रुपये का 30 रुपये का मिलता है, छोटा साशे होता है, वो साशे 40 रुपये का हो जाएगा। ऑब्वियसली अब चीनी के साथ पत्ती तो इस्तेमाल होनी है। एक बंदा चीनी लेगा तो पत्ती इस्तेमाल तो लेगा, तो वहाँ से एक चीज़ कम करके दूसरी चीज़ महंगी हो जाएगी। मतलब पत्ती कम करके चीनी महंगी हो जाएगी या चीनी कम करके पत्ती महंगी हो जाएगी। एक एग्जांपल आपको दी है। फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें हैं आपके सामने, अगर मैं ये 2 पेजेस रखूं तो एक पेज में कहूँगा नहीं ये पेज में आप सस्ता कर दूँगी, 20 का नहीं 15 का कर लूँगा, और दूसरा पेज है इसको 25 कर दूँगा, तो फिर आवाम को रिलीफ नहीं होगा। वो एक लॉलीपॉप है जो 15 वाले लेने पे खुश हो जाएगा, बड़ा यार 15 रुपये का सस्ता है, लेकिन 25 रुपये वाले पे आएगा नहीं यार ये तो वही बात हो गई है। पेज लेने उसमें पेजेस 2 ही हैं। मैं वैसे आपको एग्जांपल दी कि चीनी पत्ती 2 ही चीज़ें उन्हें लेनी होगी, लेकिन उसके ऊपर अब वो एग्जांपल के आप देखें कि वो बेचारा ख़रीदेगा 2 नहीं, मजबूरी है उसकी, एक चीज़ खाली चीनी तो नहीं खाएगा वो, तो इस वजह से वो बेचारा। अब यही तरीका जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मिनी बजट के नाम से ये चीज़ें होंगी और यही चीज़ें सामने आएंगी। अगर कुछ रिलीफ हुआ तो इसी तरह से होगा, एक चीज़ महंगी होगी और उसके साथ की दूसरी चीज़ सस्ती हो जाएगी, या एक चीज़ सस्ती होगी उसके साथ की जो अटैच दूसरी चीज़ होगी वो महंगी हो जाएगी। आगे बढ़ें और कुछ खबर शामिल करते हैं क्रिकेट के ऊपर। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में कमाल की शानदार कारकर्दगी पेश की। वर्ल्ड कप के अंदर हुआ पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट टीम थी वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई, सेमीफाइनल तक उसकी रसाई हासिल कर सकी। उसके बाद एक बड़े मुकाबले में पाकिस्तान उससे हार गया था, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन ने, पाकिस्तानी बॉलर्स ने, पाकिस्तानी फील्डर्स ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, पाकिस्तानी फैंस को खुश करके आए हैं। और उसके बाद वहाँ से फ़ौरन ही पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ रवाना हो गया था और वहाँ पर भी पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया। और बड़ा मुश्किल होता है जो उनकी पिचेस के ऊपर खेलना। उसके बाद जो T20 सीरीज़ को जीता और टेस्ट को भी अपने नाम करके पाकिस्तान वापस लौट आई है। अब पाकिस्तान अगला प्लान है पाकिस्तान का वो है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कोई T20 और दीगर मैचेस खेलेगा। और उसके ऊपर चंद ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तानी वो नहीं होंगे, वो आपको बताएंगे। इस खबर में आपको बताएंगे कौन से खिलाड़ी उस चीज़ में, उस जो मैचेस हैं उस टूर्नामेंट में शामिल नहीं होंगे, पाकिस्तान उस टूर में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान के जो सीनियर 2 मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर प्लेयर 2 ही हैं, वो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ हैं। उन दोनों को इस टूर से बाहर रखा गया और इसके साथ साथ इमाद वसीम और साथ हसन अली, इमाद वसीम और मोहम्मद सरफराज को भी टीम में बाहर करके उनको रेस्ट करने का हुक्म दिया गया कि वो आप आराम करें। अब पाकिस्तान दीगर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे वो ज़रा आप नोट फरमा लें। बाबर आजम होंगे, शादाब, आसिफ अली होंगे, फ़खर जमान, हैदर अली, इफ्तार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान। इमामुल हक जहाँ पर नाम आपने सुना होगा इमामुल हक, इसके बाद बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान होंगे, शाहीन अफरीदी होंगे, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर और दीगर शामिल है। इमामुल हक को एक बार फिर पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है। इमामुल हक की बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है पाकिस्तान के फॉर्मेट के ऊपर, पाकिस्तान के वनडे का बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसको एक दोबारा से फिर पाकिस्तानी टीम में वेस्ट इंडीज़ के टूर पर शामिल कर लिया गया। और यहाँ पर एक और भी खबर शामिल करते हैं, वो है PDM के बारे में। और आपको ये भी बताएंगे PDM का जो गठजोड़ है वो कहाँ पहुँचा है, PDM कहाँ तक पहुँची है, उसका जो प्लान था, उसका जो तरतीब थी और जो वो माइंडसेट लेके चल रही थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो कहाँ पहुँची उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं कि वो कहाँ पर पहुँचे, उसके बारे में आज क्या खबर थी। और उसके बारे में यही है कि वज़ीर आज़म लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ फाइनल राउंड की तैयारियाँ शुरू, दिसंबर में अदम एतमाद का फैसला कर लिया गया। PDM में थोड़ी सी लड़ाबंदी हो गई थी और पीपल्स पार्टी की और जो मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम नून से ये इख्तलाफ हो गया था चंद बातों के ऊपर। लेकिन दोबारा से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए PDM का जोड़ तो बड़ा इकट्ठा हो रहा है। और दोबारा से एक सरबराही थी जिसको एक अपोजिशन की सरबराही, अपोजिशन टीम, उसको सरबराही था नवाज शरीफ साहब ने तमाम लोगों को दोबारा से फ़ोन कॉल पर कहा और दीगर अपने जो साथ रफ़ीक हो गए हैं
और एहसन इकबाल हो गए हैं, जो दीगर उनके जो शायद हकान अब्बासी हो गए हैं, जो दीगर उनके करीबी साथी हैं, उनको टास्क सौंप दिए कि आप फ़लाँ शख्स को अपने साथ रखें, फ़लाँ को, जिसमें कुछ एक को टास्क सौंपा गया कि वो आप जमात इस्लामी को राज़ी करें, दूसरे को सौंपा गया कि आप मौलाना फजल रहमान से बात करें एक पीपल्स पार्टी के लिए। और इन लोगों को इन लोगों सब के लिए एक टास्क दिया गया, और टास्क का मतलब ये है कि सबको अपने टास्क के लिए एक वक्त दौरानिया दिया गया कि इस वक्त में आप की ये ड्यूटी है, आप इन लोगों को राज़ी करें, अपने साथ जोड़ें, अपोजिशन जो टीम है, अपोजिशन जो जमात है मुस्लिम नून, उनको साथ जोड़ें, ताकि एक मरतबा फिर PTM का एक मजबूत जोड़ सामने को आए और पाकिस्तानी अवाम के साथ को भी शामिल करके हुकूमत वक्त को गिरा सकें। नवाज शरीफ ने बड़ा प्लान बनाया है, और बड़ा फॉरवर्ड प्लान होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी स्ट्रेटजी फॉलो की है, और कहा कि इस अब जो है ना वो एक टूटने की हमेशा लहर हुई है, कोई ना कोई बात हुई है। जब भी PTM बनी है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकली है, जिसकी वजह से दो पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफ हो गया, कभी पीपल्स पार्टी के पीछे हट जाती है, कभी नून लीग और कभी काफ लीग कभी जमात इस्लामी। इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम लोग दोबारा मुत्तहिद हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए, और दिसंबर में हमारा हतमी फ़ैसला होगा, और दिसंबर में हम आपको सरप्राइज़ देंगे। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का राब्ता है, और बड़े आपस में दोनों एक दूसरे खुशगवार मूड में हैं, और अपने जो स्ट्रेटजीज़ हैं, अपनी जो प्लानिंग है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इत्मीनान उनको नज़र आ रहा है दोनों को, और दोनों बड़ी खुद इत्मीनानी के साथ PTM को लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उमर सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।